न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में 6 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कोविड काल का नियम भी खत्म किया गया। सीएम सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है। देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ बैठक में 6 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिनमें श्रम विभाग से संबंधित पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया गया। कोविड के समय ये प्रस्ताव आया था। उद्योगों को सरप्लस होने पर भी बोनस का प्रावधान किया गया था और अब चूंकि केंद्रीय कानून 1965 का लागू है तो राष्ट्रपति भवन भेजा गया था, लेकिन मिला नहीं। इसे वापस लिया जा रहा है और अब 1965 वाला केंद्रीय कानून लागू रहेगा, जिससे सबको बोनस मिलेगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे, जबकि मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी बैठक में शामिल रहे और बैठक में 9 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी है और सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता की। है कि हमारा जो नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है 1985, उसके अंतर्गत प्रदेश में 2022 में एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 2022 में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF जिसको बोलते हैं, उसका गठन किया गया था और इसमें ये व्यवस्था दी गई थी कि जो मुख्यालय स्तर पे या जिले स्तर पे या जो हमारी एग्जिस्टिंग फोर्स है पुलिस की, उनके माध्यम से ही इस ANTF में काम किया जाएगा। तो समय समय पे ये महसूस किया गया कि हमें अलग से इसके लिए पद सृजित करके अलग से भी भर्ती हमें करनी चाहिए। तो इसी में आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये सहमति दी गई है कि एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के 22 पद इसमें सृजित किए जाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बता दें आपको, तिब्बती मार्केट गोलीकांड को लेकर न्यूज इंडिया ने आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से खास बातचीत की। इस दौरान आईजी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर पुलिस ने सख्त रणनीति भी तैयार की है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं कई टीमें जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। घटना के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप जी। सर, जो पूरी घटना आज देहरादून में हुई है, लगातार एक के बाद एक मामला निकलकर सामने आ रहा है। 2025 में उत्तराखंड पुलिस एक्टिव रही, लेकिन 2026 में लगातार ऐसे केसेस देखने को आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो घटनाएं जो हो रही हैं उसका हमारे रेंज स्तर पे हमने उसका संज्ञान लिया है। अभी ये जो घटना हुई है यहाँ पर एसएसपी साहब ने भी इसको विज़िट किया है और हमारी एफएसएल की टीम ने भी यहाँ पे विज़िट किया है और जो भी साक्ष्य थे उसको कलेक्ट किया है। पहले से ही समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी चेकिंग्स और पुलिस प्रेजेंस अपने अपने जनपदों में पूरी तरह से बढ़ाएँ। दिन के साथ साथ रात में भी इफेक्टिव चेकिंग हो, इसके लिए निर्देशन सबको इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं। जो घटनाएं हुई हैं उसका अभी मैंने एक अपने रेंज कार्यालय में अभी एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें एसएसपी देहरादून और उनके कंसर्निंग जितने भी डिप्टी एसपीज़ हैं उनको हमने बुलाया है अपने ऑफिस में और यहाँ पे हम सारे घटनाक्रम जो हुए हैं उसका हम प्रॉपर रिव्यू कर रहे हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खजान गुड्डू ने गंगोली हाट विधानसभा के दूरस्थ क्षेत्र चमुंडगढ़ा, अस्कोडा, रोतेड़ा, बडेना और बुंगली में भ्रमण और जनसंवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को उन्होंने सुना और ग्रामीणों ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित कई जनहित से जुड़े मुद्दों को रखा। इस मौके पर पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान चंद्र गुड्डू ने कहा कि डबल इंजन की सरकार गांव का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है और गांव मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है।
रैतोली और वगैरह टोटल आज क्षेत्र का भ्रमण मैंने किया, तो मैंने यहाँ पाया कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये तो खैर कई सालों से देख रहे हैं और काफ़ी सालों से इन क्षेत्र का भ्रमण किया। उम्मीद थी कि शायद जो की सरकार जो है टावर की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। जहाँ पर जब भी हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को फोन करते हैं तो फोन तो वार्ता नहीं हो पाती, बड़ी समस्या यहाँ पर होती है। तो अभी मैंने जब ये भ्रमण किया तो मुझे लगा कि क्या पता कि जुमले की सरकार ने कुछ किया हो यहाँ पर, तो लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो यहाँ की जनता बड़ी निराश है और हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत और डीसी प्रधान लोग, सभी हमारे जिला पंचायत के सभी प्रतिनिधि सब भाजपा के जुमलों से परेशान है। अल्मोड़ा के सरकारी विद्यालय पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव धूमधाम से खत्म हुआ। कार्यक्रम में विधायक मनोज तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और इस दौरान कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। आज मेरी विधानसभा के नगर के अंतर्गत जो हमारा पीएमसी राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, इसका वार्षिकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम इस वार्षिकोत्सव में अपने सभी प्रतिभाशाली बच्चों के शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और निश्चित रूप से अल्मोड़ा विद्युजनों की नगरी कहा जाता है, और अगर हम देखेंगे इन विद्यालयों में जो हमारे प्रतिभावान बच्चे हैं वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, चाहे और शैक्षिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, चाहे अपनी एग्जीबिशन के माध्यम से हो, चाहे वो जितने उनके साइंस के सब्जेक्ट हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो। आज हमारे वहाँ वार्षिकोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें वर्ष भर की समस्त उपलब्धियां, बच्चों के कार्यक्रम, बच्चों के प्रदर्शनी वगैरह लगाई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मानसखंड विज्ञान केंद्र में 13 फरवरी से 15 फरवरी तक यू कॉस्ट और राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद की ओर से 21वें अखिल भारतीय विज्ञान केंद्रों के प्रमुखों का सम्मेलन किया जा रहा है और इसमें पूरे देश के विज्ञान केंद्रों के प्रभारी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के इस साल का थीम विज्ञान केंद्रों का भविष्य है। पूरे भारत में 42 विज्ञान केंद्र हैं जिनके प्रभारी इसमें हिस्सा लेंगे। ये 13 से लेकर 15 तक मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा में यूकॉस्ट एवं एनसीएसएम जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है कलकत्ता की, उसके द्वारा एक संयुक्त रूप से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। यह कॉन्फ्रेंस में मुख्यतः जितने भी विज्ञान केंद्र हमारे भारत के हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, उन सभी के जो निदेशकगण हैं और जो प्रमुख हैं उनके द्वारा प्रतिभाग किया जाना है। और यह पहली बार है कि उत्तराखंड में ऐसी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, और वह भी इतने सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में अल्मोड़ा में किया जाना है। तो यह गौरव का विषय है पूरे उत्तराखंड के लिए, और राष्ट्रीय स्तर का इतना बड़ा आयोजन पहली बार हम उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां खेत पर जा रहे किसान पर भटकते हुए हाथी ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। उनका आरोप है कि वन विभाग के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते। एक ग्रामीण ने बताया कि हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और घायल को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं विभाग की इस लापरवाही से लोगों में भय का माहौल है। वन प्रभाग की एसडीओ ने बताया कि हरिद्वार क्षेत्र में जंगली हाथियों की जनसंख्या ज्यादा है, जिस वजह से गश्त के दौरान भी हाथी रिहायशी इलाकों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि अगर हाथियों की आवाजाही दिखाई दे तो उन्हें तुरंत दूरी बना लेना चाहिए, ना कि कैमरा लेकर उनके पीछे जाना चाहिए।
हरिद्वार पे हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है और इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वन विभाग पर ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुंडी गांव में एक व्यक्ति को हाथी के द्वारा घायल किया गया है, तो मौके का निरीक्षण किया गया और सूचना पर जो है त्वरित कार्रवाई की गई। तो पता चला कि धर्मपाल नाम के व्यक्ति हैं जिनको 65 वर्ष की जिनकी आयु है, वो सुबह अपने खेतों में पानी देने के लिए गए थे। तो उस समय जो है हाथी के द्वारा इन पर अचानक आमना सामना होने के कारण हमला कर दिया गया और उनके पांव पर जो है फ्रैक्चर हुआ है। हमारा क्षेत्र जो है वन क्षेत्र के उसमें आता है, जैसे कि जंगली जानवरों का आन जान ज़्यादा है वहाँ पर वन विभाग की टीम वहाँ पर मौके पर नहीं पहुँच पाती, जिससे कि हमारे यहाँ क्षेत्र में भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और आज हमारे एक व्यक्ति गांव का जो अपने खेत से सुबह 5 बजे आ रहा था, उसे हाथी ने कुचला, जैसे कि उसकी एक टांग और हाथ अभी एडमिट किया है उसको हमने। अब पता चलेगा कि डॉक्टरों से कि कितनी उसके चोट आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीवों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हम आपको बता दें कि जितने भी हाथी हैं, यहाँ पर हाथी हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्र बिशनपुर कुंडी या लक्सर रोड पर आसानी से देखे जाते हैं। एक घटना सामने आई है जहाँ पर सुबह 5 बजे एक धर्मपाल नाम का किसान अपने खेत की तरफ जा रहा था, जहाँ पर हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि जितने भी ग्रामीण हैं उनका ये जरूर आरोप है कि जिस तरीके से अभी हाथियों की आवागमन ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो उसको लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं मौन बना हुआ है। इसको लेकर उनका आरोप है कि प्रशासन को बार बार फोन किया जाता है, लेकिन कोई भी वहां पर हाथियों को भगाने के लिए मौजूद नहीं होता। एसडीओ प्रशासन तो पहुंचा है वहां पर, लेकिन अब वो किस तरीके से इस पर रवैया रखते हैं या अब हाथियों के आवागमन को किस तरीके से रोका जाता है, यह देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी के साथ मैं विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। सोशल मीडिया पर फेम पाने की सनक युवाओं पर इस कदर हावी हो चुकी है कि कानून का डर भी अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक रिहायशी इलाके में खुलेआम फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में युवक कंधे पर बंदूक लटकाए फिल्मी अंदाज में हवा में गोलियां दाग रहा है और धमकी भरे शब्द बोलता हुआ सुनाई दे रहा है। सब्र करो लाला, अपन फिर रोल में आएगा। हैरानी की बात तो यह है कि यह सब गांव की गलियों में ही हो रहा है, जहां कभी भी बड़ी घटना हो सकती थी। सोशल मीडिया पर स्वैग दिखाने की कोशिश अब कानून के लिए सीधी चुनौती बन गई है और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर दहशत और नाराजगी भी है। वीडियो वायरल होने के बाद गंगनहर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अब देखना होगा कि रील के लिए रौब दिखाने वाला यह युवक कब तक पुलिस की गिरफ्त से बच पाता है। ये जो वीडियो आप बता रहे हैं माधोपुर का है या कहाँ का है, वो कब का है, इसमें एक बार हम प्रॉपर जांच कर लें। अगर माधोपुर का है तो थाना गंगनहर क्षेत्र में पड़ेगा, तो मैंने वो वीडियो अपने थाना इंचार्ज और हल्का प्रभारी को दिया हुआ है, तो एक बार पुष्टि होने के बाद उस पर हम आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर अभियान चलाकर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में नशीले कैप्सूल भी बरामद किए गए हैं। वहीं तस्करी में इस्तेमाल सामग्री भी जब्त की गई। साथ ही पुलिस ने नशे के कारोबार पर आगे भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल सामग्री भी जब्त कर ली है। ये हरिद्वार से ये मामला है, जहां नशे के कारोबार पर आगे की सख्त कार्रवाई के संदेश दिए गए हैं। संकेत लक्सर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने पशुपालन विभाग के अधीन संचालित राजकीय चारा और बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने पूर्व दिवस भी
प्रशिक्षण का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान उनको दिए गए निर्देशों के अनुपालन में किए गए कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया था उन्होंने और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन गौशाला के कार्यों का अवलोकन किया और इसके लिए चयनित स्थल का भी निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप और निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ एक काउशेड बन रहा है जो यहाँ निराश्रित जो हमारे पशु होते हैं, गायें होती हैं, उनको ला के रखा जाएगा। तो उसमें हमने एक स्पॉट देखा जो ऑलरेडी काम चल रहा है। एक स्पॉट हम नीचे और देख कर रहे हैं जहाँ फिशरीज़ को लैंड अलॉट हुई थी, उसके बगल में है, तो उसको भी हम साफ़ करा के देख रहे हैं कि हम वहाँ कितना एरिया कवर कर सकते हैं। सफिशेंट स्पेस है हमारे पास यहाँ फार्म में। चारा प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हम निराश्रित गायों को भी फिर हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वान्टिटी में यहीं रखें। इससे फ़ायदा होगा, एक तो उनकी केयर अच्छी हो जाएगी, दूसरा जो शहरों में इश्यूज़ आ रहे हैं पशुओं को लेकर वो भी हमारे कम हो जाएंगे। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में श्रीयंत्र पुलिया के पास झाड़ियों में शव मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। वहीं ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है और बता दें आपको कि एसएसपी धर्मेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में गठित 5 टीमों ने दिन रात एक कर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले और वह कोई और नहीं बल्कि मृतक का करीबी दोस्त ही निकला। घटना के बाद वह मथुरा भाग गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि श्रीयंत्र पुलिया के पास में जो दक्ष 2 के नाम से जाना जाता है, उसके पास में एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है जिसके सर को कुचला गया है। तत्काल संबंधित हमारे जो थानाध्यक्ष है वो हमारे सर्कल अफसर एसपी और मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया था और हमारी फॉरेंसिक जो टीम है वो भी मौके पर गई थी। जिस पत्थर से कुचल के उसकी हत्या की गई थी वो भी पुलिस ने बरामद किया था। तत्काल जो मृतक है उसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई थी, सन ऑफ रोहितास। उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, उसका पीएम वहाँ कराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्योंकि बच्चा 16 साल की उम्र का बताया गया था, इसलिए तत्काल हमने कई स्तरों पर टीमों का गठन करके इसके खुलासे के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे थे। चंपावत के लोहाघाट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और लंबे समय तक जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। इस दौरान सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पगचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और कहा कि दिन 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनके आदर्शों पर, उनके मूल्यों पर चलने का संकल्प लेते हैं। आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे और उसके बाद जनसंघ के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे। उन्होंने इस देश को ही नहीं, इस दुनिया को एकात्म मानव दर्शन दिया और उस एकात्म मानव दर्शन में एक ध्येय वाक्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अंत्योदय यानी कि अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति का विकास ही सरकारों का उद्देश्य होना चाहिए और इन्हीं सब कार्यों को लेकर और इन विचार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। संघ के महान संस्थापक आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को समर्पण दिवस के रूप पर उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। जैसे कि आज लोहाघाट नगर मंडल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करी। हम सबके आदर्श
जनसंघ के संस्थापक, उनके पक्ष चिन्हों पर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चलने का संकल्प लेता है। दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है और नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को जिनका यही सोच थी कि जितनी भी सरकारें आए, जो अंतिम छोर पर बैठा खड़ा व्यक्ति है उस तक जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का यही लक्ष्य रहता है कि जो भी उनको आदर्श मानते हुए उनका जो सोच थी कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की समस्त जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर ऋषिकेश से है, जहां बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आगामी चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। यहां देहरादून के वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता मनमोहन लांबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव की तारीख और मतदान की पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि बार काउंसिल चुनाव 17 फरवरी को कराए जाएंगे, जिसमें कुल 104 प्रत्याशी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। और वरिष्ठ सिविल अधिवक्ता ने अधिवक्ताओं से मतदान के दौरान पूरी सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि बैलेट पेपर पर किसी भी तरह का अतिरिक्त निशान, हस्ताक्षर या टिक लगाया गया तो वोट सीधे अमान्य हो जाएगा। उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे 17 फरवरी को सुबह 10 बजे अपने अपने मुख्यालयों और तहसीलों में पहुंचकर बड़ी संख्या में मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करें। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को यह जानकारी है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चुनाव 17 फरवरी 2026 को हो रहे हैं और प्रत्येक प्रत्याशी इसमें भाग ले रहा है, अपना वोट मांग रहा है। 104 प्रत्याशी जो हैं वो भाग ले रहे हैं इस चुनाव में और ये चुनाव प्रेफरेंशियल वोटिंग का होता है। इसमें 104 प्रत्याशियों की एक बुकलेट नुमा आपको मिलेगी जिसमें अल्फाबेटिकली सबके नाम होंगे और जिस प्रत्याशी को आप प्रथम वरीयता का मत देना चाहें उसका सीरियल नंबर देखिए, नाम देखिए, उसके स्पेस के आगे 01 डाल दीजिए या 1 लिख दीजिए 1। देवभूमि के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर कहीं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।